नमस्कार, मैं जगबीर सिंह चिकारा आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारा 8वीं कक्षा का इतिहास जो विषय है उसके चैप्टर नंबर 3 के कुछ प्रश्न पहली वीडियो में आपके पास भेजे गए। आज नए सिरे से फिर उस नए क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारा क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। अर्थात संधाई बंदोबस्त की कब लागू किया गया, क्या उसकी धाराएं थी, अर्थात क्या उसकी शर्तें थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। भू राजस्व इकट्ठा करने की एक व्यवस्था थी। स्थायी मतलब निश्चित, पक्का, बंदोबस्त भूमि का, अर्थात भूमि का एक निश्चित होना। इसके लिए भाई एकदम सारा हमें ये पता लग जाए कि कितना हमारे पास इस वर्ष या इस छमाही में भूमि से कर प्राप्त होगा। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 के अंदर ये व्यवस्था लागू की। इसमें इस बंदोबस्त में शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई, अर्थात जमीन का मालिक जमींदारों को बना दिया गया। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा करने, अर्थात भूमि कर इकट्ठा करने और उसे कंपनी में जमा कराने का जिम्मा सौंप दिया कि भाई भूमि के मालिक आप होगे, आप अपने क्षेत्र के किसानों से कर इकट्ठा कीजिए, टैक्स इकट्ठा कीजिए और अपना भाग रखकर उसका शेष भाग मतलब 10/11 भाग आप राजस्व में अर्थात कंपनी के खजाने में जमा करा देंगे। जमींदारों द्वारा कंपनी को चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई कि आप इतनी धनराशि जो है हर वर्ष लगान के रूप में सरकारी खजाने में जमा कराएंगे। अगर आप किसी कारण से कोई ज़मींदार टैक्स जमा नहीं करा पाता है तो कंपनी ने साफ तौर पे कह दिया कि आपकी भूमि बेचकर आपका कर वसूल कर दिया जाएगा, अर्थात आपका ज़मीन का टुकड़ा उस कीमत के बराबर का बेच दिया जाएगा किसी दूसरे ज़मींदार। और आपको एक शर्त और है, ज़मींदारों और किसानों के झगड़ों में किसी प्रकार से कंपनी जो है वो शामिल नहीं होगी, अर्थात वो बीच में नहीं आएगी। आपका झगड़ा है, आप सोचेंगे, ये इसकी शर्तें थी। अगला हमारा ऐसा ही प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था, मैंने आपको कल भी बताया था मेन पॉइंट के अंदर कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। पूरे गांव को एक इकाई मान ली जाता था। ये मध्य भारत में प्रथा लागू की गई थी। और आपको मैं ये भी साथ के साथ बता दूं कि गांव का जो एक प्रधान हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था, वो टैक्स इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करता था। महलवाड़ी व्यवस्था में और स्थायी बंदोबस्त में क्या अंतर था या उससे कैसे अलग थी। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 के में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी भागों में लागू की गई। यह व्यवस्था निम्नलिखित बातों में स्थायी बंदोबस्त से अंत में थी। स्थायी बंदोबस्त के सभी प्रकार के खेतों पर राजस्व की एक समान दर थी, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में के अंतर्गत खेत की उपजाऊ शक्ति के आधार पर भूमि कर व्यवस्था लागू थी। देखिए, स्थायी बंदोबस्त में तो पूरे खेत की एक ही भूमि कर व्यवस्था थी, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था, खेत के आकार को देखकर, खेत की भूमि की उपजाऊ शक्ति को देखकर उसका टैक्स निश्चित किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की दर स्थायी थी, पक्की थी, निश्चित थी, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में राज्य की जो राजस्व दर थी वो निश्चित नहीं थी, बल्कि समय समय पर संशोधन की गुंजाइश थी, अर्थात उसमें फेरबदल किया जा सकता था। राजस्व एकत्र करने में और उसे कंपनी में के पास जमा कराने का जिम्मेदार जमींदार का होता था, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में
जो गांव का मुखिया होता था वो भूमि टैक्स जमा करता था। 3 बातें आपने पढ़ी। टैक्स निश्चित था, मारवाड़ी व्यवस्था के अंदर निश्चित नहीं था, उसके अंदर फेरबदल की जा सकती थी। यहाँ भूमि का टैक्स स्थायी बंदोबस्त में जमींदार जमा कराता था, मारवाड़ी व्यवस्था के अंदर ये गांव का मुखिया जमा कराता था। स्थायी बंदोबस्त के अंदर कर निश्चित था, सभी खेत एक निश्चित धनराशि में थे, जबकि मारवाड़ी व्यवस्था में खेत की उपजाऊ शक्ति, उसके आकार को देकर उसकी भूमि कर निश्चित किया जाता था। इसी तरह हमारा एक और प्रश्न है, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं, अर्थात मुद्रा के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई उसको रैयतवाड़ी प्रथा भी कहते हैं। जो हमारी ये प्रथा है रैयतवाड़ी प्रथा, अर्थात किसान सीधा खजाने में पैसा जमा कराए, ये मुर्रों ने लागू की थी। मारवाड़ी प्रथा 1822 में होल्ट मैकेंजी ने लागू की थी। तो इस मुर्रो व्यवस्था के अंदर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर क्या दोष थे, क्या कमियां थी, क्या अवगुण थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो राजस्व की दर जो थी अधिक थी, जो भूमि कर था, जो चुकाना होता था, राज्य के खजाने में जमा कराना होता था, वो बहुत ज़्यादा था। राजस्व के अधिकारी बहुत ज़्यादा कर कर दिया करते थे और किसान उस कर को नहीं चुका पाते थे। और दूसरी बात, गांव का वीरान होना। गांव का वीरान होना के मतलब गांव के गांव खाली होना, क्योंकि भूमि कर व्यवस्था जो थी वो अधिक थी, गांव के किसान चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए बहुत सारे किसान जो थे वो इस कर से तंग आकर, इस व्यवस्था से तंग आकर उन्होंने क्या किया, रातों रात गांव छोड़ने शुरू कर दिए और गांव वीरान हो गए, अर्थात जनहीन हो गए। एक अगला प्रश्न एक ही है, ऐसा ही है, रैयत। रैयत का मतलब होता है किसान। वो नील की खेती करते हुए क्यों कतरा रहे थे, अर्थात वो नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे, ये प्रश्न आपके पास है। भाई आपको मैंने कल भी मेन पॉइंट में जिक्र किया था, थोड़ा आज फिर कर देता हूँ कि रैयत होता है किसान। अंग्रेजों भारत के किसानों से, खासकर बंगाल बिहार के किसानों से व्यापारिक फसलें उगवा करते थे, और ये नील की जो खेती थी, इससे कपड़ा रंगने के लिए रंग तैयार किया जाता था। इसकी जड़ें बहुत गहरी जमीन तक जाती थी, वो उपजाऊ शक्ति को अपने अंदर सारा सोख लेती थी। अगले वर्ष जो फसल उगाई जाती वो पैदावार नहीं देती थी, उसके मूल्य कम मिलते थे, उसमें लागत ज़्यादा आती थी, और किसान पर ये प्रेशर भी था कि उसके अपने 3 हिस्से पर इस खेती को करना होगा। एक हिस्से पर ज़मीन के आपको अपनी अन्य फसलें उगानी होंगी, वहाँ दाम कम मिलते, वहाँ एक अन्न भी उगा ले, पशुओं के लिए हरा चारा भी उगा ले, दालें भी उगा ले, क्या क्या उगाए। इसलिए किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था और वो इस खेती को करने से कतरा रहे थे, वो नील की खेती से दूर हट रहे थे, इसलिए वो इस खेती को नहीं करना चाहते थे। और अंत में 1859 में बंगाल के किसानों ने इस नील की खेती के खिलाफ विद्रोह कर दिया, अर्थात खेती करने से इनकार कर दिया, और वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने के लिए चले। कल भर इसी पाठ के प्रश्न लेकर हाजिर होंगे आपके पास। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।